स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आकाशवाणी के सूर्य नगरी चैनल और FM सन सिटी पर। प्रोग्राम है नमस्कार। नमस्कार कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक भेंट वार्ता सुनने का। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी से बातचीत की है ओम प्रकाश लखारा ने। दोस्तों, हर व्यक्ति के अपने एक सपने होते हैं और सपनों की सबसे बड़ी जो उम्र होती है वो युवावस्था होती है। युवावस्था में जब विद्यार्थी अपना अध्ययन करता है तो उसके कुछ सपने होते हैं। उन सपनों के लिए वो अध्ययन करता है, अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव करता है और एक बहुत ही रोमांच की बात तब होती है जब विद्यार्थी कॉलेज की तरफ बढ़ता है, विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर उनको लीडरशिप नेतृत्व करने की एक मौका मिलता है छात्र संघ के द्वारा। तो छात्र संघ के माध्यम से जो चुनाव होते हैं इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। इसके लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अरविंद सिंह भाटी। आप छात्र संघ अध्यक्ष हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में। सबसे पहले श्री अरविंद सिंह भाटी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके यहाँ बुलाने के लिए। जी, कुछ अपने बारे में बताएं, अपने परिवार के बारे में बताएं। देखो, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक गांव में वही अलग उम्र में नादानियों के बीच, अपनों के बीच रहा। जी। वहाँ की जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ा जी। और उसके बाद 6ठी कक्षा के बाद घर वालों में भी एक उत्सुकता होती है कि बच्चे को श्रेष्ठ शिक्षा जहाँ से मिल सके, तो उसके लिए उन्होंने मुझे शहर भेज दिया। तो जोधपुर में यहाँ पर एक हॉस्टल में दाखिला लिया। स्वाभाविक था कि घर पे इतने साल रहा था तो नया नया हॉस्टल में शायद मन नहीं लगा जी, इसलिए 1-2 बार उस हॉस्टल से, उस परिसर से भागा भी घर जाने के लिए। जी जी जी। तो वो सब किस्से हैं, खैर अतीत हो गए, पर अभी भी जैसे स्मृतियां जीवित है खुद के भीतर। तो उसके बाद फिर मैं घर परिवार में वापस, यहाँ पर हमारे रिश्तेदार रहते थे, उनके यहाँ रहने लग गया। कक्षा 6 से लेकर 9 तक आदर्श विद्या मंदिर का छात्र रहा। उसके बाद कक्षा 9वीं में जो एकेडमिक है, जो शैक्षणिक है, वो परिणाम अच्छा नहीं रहा जी। इसके कारण मुझे 10वीं कक्षा में फिर छात्रावास में जाना पड़ा और 10वीं 11वीं 12वीं में एशियन स्कूल चौपासी में पढ़ा। और जो 9वीं कक्षा में जो शैक्षणिक जो असफलता का धब्बा था, वो 12वीं कक्षा में स्कूल को टॉप करके शायद एक जवाब था। क्या बात है। तो अभी आप जय नारायण विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ अपने आप क्या कर रहे हैं, कौन से कोर्स कर रहे हैं आप? 2013 में मैंने 12वीं कक्षा पास की। उसके बाद 2013 में ही मैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में मैंने दाखिला ले लिया जी। पहला साल मैंने BCom के लिए एडमिशन लिया था। कई साथियों से मुलाकात हुई और उस दौरान फिर लगा कि मैं चाहता था LLB करना जी। BA LLB जो 5 ईयर कोर्स है। तो उसके बाद मैंने वो फटाफट में जैसे BCom में एडमिशन लिया। 1 साल बाद 2013 में वो ड्रॉप करके 2014 में वापस एडमिशन लिया BA LLB 5 ईयर कोर्स में। अच्छा। उस दौरान संयोग से छात्र राजनीति का विषय हालांकि आगे आएगा, पर मैं बता दूं कि उसी बैच में 2014 का जो था उससे मैं चौथा अध्यक्ष बना हूं पर्टिकुलर बैच। अच्छा, इस समय जो आप LLB कर रहे हैं या BA कर रहे हैं? मैं 2014 से लेकर BA LLB भी कर चुका हूं, MA कर चुका हूं फिलोसफी दर्शन शास्त्र में जी। अभी मैं डिप्लोमा इन लॉ DCLL कर रहा हूं। दर्शन शास्त्र भी आपके पढ़ा हुआ है। छात्र संघ के चुनाव है, ये कितने महत्वपूर्ण है? देखो, मुझे लगता है कि नेतृत्व का जो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, जो मंच मिलता है, वो छात्र राजनीति से मिलता है। वर्तमान चाहे राज्य हो चाहे राष्ट्र हो, अगर इसकी राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे, इसमें जो नेतृत्व कर रहे हैं बहुत से, अधिकांश ऐसे नेता होंगे जिन्होंने उस युवा उम्र में, कॉलेज में, अपने विश्वविद्यालय में या जहाँ कहीं उन्हें उस उम्र में मौका मिला, उस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और आज वो राजनीति में स्थायी रूप से सक्रिय हैं। मुझे लगता है कि छात्र राजनीति आप में उन गुणों का विकास करती है। ये एक उम्र होती है जब इंसान खुद को एक दिशा की ओर डाइवर्ट करता है, एक दिशा की ओर ले जाता है। तो उस हिसाब से युवाओं में अगर लगे किसी को कि उसमें नेतृत्व की क्षमता है, तो छात्र राजनीति से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। जी, आपने जब इस ओर कदम बढ़ाया और छात्र राजनीति में आप आए, अध्यक्ष के रूप में आपने चुनाव जीता, उससे पहले और उसके बाद के कुछ क्षणों के बारे में बताएं आप। मैं हालांकि शायद राजस्थान या भारत ही कह दो, हो सकता है कोई और, मैं जहाँ तक मुझे विदित है पहला एकमात्र ऐसा छात्र नेता होऊंगा कि जो पहले पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुका है। मैंने 2020 के पंचायती राज चुनाव में जैसलमेर जिले की सबसे बड़ी जिला परिषद सीट से जिला परिषद का चुनाव लड़ा था।
जी। यहाँ पर कई साथी हंसी मजाक भी करते थे कि यार अरविंद साहब तो नेता बन के छात्र नेता क्यों बनना चाह रहे हो? जी जी जी। जो फर्क मुझे ये लगा, जो आपका सवाल था कि लोगों को ये लोकप्रियता, आपकी जो फैन फॉलोइंग है, ये पसंद आती है, उनको रुझाती है जी। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ जाती है। जी, ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर मैं उस फेज में, उस लोकप्रियता वाले दौर में जीना शुरू कर दूं जी, तो मेरी जो जिम्मेदारी, मैं उससे पीछे हट रहा हूं, मैं जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा हूं। क्योंकि मुझे लगता है कि इस 1 साल का कार्यकाल होता है। अभी पिछले कई दिनों से स्वागत कार्यक्रम चल रहे थे, तो अभी मैंने विराम लगाने का प्रयास किया, क्योंकि ये मालाओं का दौर, ये जिंदगी शायद फिर कभी मौके दे देगी, उस जमाने में जी लेंगे, पर अभी जो दौर है वो जिम्मेदारी निभाने का है। तो इसमें जिम्मेदारी निभाना ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद एक विजयश्री का वर्ण होना और लोगों के लिए खुशियां होने के साथ साथ उससे दुगुनी या तिगुनी आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। जब आपके सामने और आपकी आंखों के सामने, आपके दृष्टिकोण में समस्याएं आ जाती हैं, जिम्मेवारी आ जाती हैं, तब आपका एक नेतृत्व शुरू होता है। जब आप छात्र संघ का चुनाव आपने जीता, अध्यक्ष रूप में आए, क्या क्या महसूस किया कि छात्रों की इन समस्याओं को मुझे उठाना चाहिए? देखा जाए तो विश्वविद्यालय में ऐसी बहुत सी समस्या है, अगर हम फहरिस्त बनाना शुरू करें तो ये सूची बहुत लंबी है। लेकिन मुख्य रूप से कुछ ऐसी होती हैं, ये मुख्य ये समस्याओं का निराकरण हो जाए तो छात्रों का जीवन आसान होगा। बिल्कुल। जो प्रश्न है वो ये था कि जब लॉकडाउन के दौरान पहली बार जी, भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व ने एक डिजिटल एजुकेशन का कंसेप्ट देखा, हम लोग मोबाइल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ना प्रारंभ किया। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट देखा जाए तो ठीक भी है और हमें इस सिस्टम को अपनाना भी चाहिए। तो मुझे एक चीज ये लगी कि विश्वविद्यालय में अब डिजिटल एजुकेशन का कंसेप्ट भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जी। दूसरी चीज है, जो जितने भी मूक बधिर विद्यार्थी हैं उनके लिए ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी, क्योंकि वो अभी तक वो पुरानी जो सैद्धांतिक प्रणाली है उसी से पढ़ रहे हैं। उनके लिए विज्ञान कब ये चीजें डेवलप करेगा, कब हम प्रोग्रेसिव होंगे कि उनके लिए भी विज्ञान अपग्रेड होके उनको ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी के माध्यम से पढ़ाया जाए, ताकि वो और सहजता से, आसानी से वो चीज पढ़ सकें, सीख सकें। क्या बात। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय में जैसे केएन कॉलेज में है, उसमें सुरक्षा को लेकर, जैसे हमारे जो टेंडर प्रोसेस है इसमें कितने गार्ड्स हैं, हर फैकल्टीज में गार्ड्स लगाना करना, और अभी जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है केएन कॉलेज में विषय चयन को लेकर, तो इनको लेकर मैं लगातार प्रयासरत हूँ। आज वीसी साहब से भी मिलना हुआ और ये प्रयास करते रहते हैं कि सकारात्मक परिणाम बाहर आए। जी जी। एक तरफ आप विद्यार्थियों की समस्याएं उठाते हैं, उनके समाधान के लिए प्रयासरत होते हैं, लेकिन एज ए लीडर कहीं ना कहीं आपका भी ये कर्तव्य बनता होगा कि छात्रों को भी उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करें। बताएं कुछ इसके बारे में। देखो, हालांकि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, आदमी में अगर कुछ किसी प्रणाली में, किसी संस्था में कुछ बुराइयां हो तो उसे स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं, छात्र वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि परिणाम उनके पक्ष में रहे, पर वो प्रयास कितने कर रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। उस प्रयासों को लेकर हम कितने आश्वस्त है। जैसे अभी बात चल रही थी कि यहाँ पर जो अटेंडेंस प्रोसेस है उसको लेकर अभी इतना फॉलो अप नहीं है कि 75% जो अटेंडेंस की अनिवार्यता है, इसको लेकर अब काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अगर कक्षाएं बराबर सुचारू रूप से लगाएंगे तभी परिणाम श्रेष्ठ दे पाएंगे जी। और बच्चे चाहते हैं कि जैसे तैसे चल जाए और परिणाम मिल जाए, ये चीज कहीं ना कहीं अनैतिक लगती है। तो ये भी बच्चों का कर्तव्य है, वो अपने इस कर्तव्य को समझते हुए, जिम्मेदारी को समझते हुए कक्षाओं में आए और प्रोफेसरों की जिम्मेदारी है कि कक्षाएं लगाएं। विद्या अध्ययन के साथ एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है विद्यार्थियों के लिए स्पोर्ट्स, खेल जगत। इसके बारे में कुछ बताएं, क्या क्या कुछ सुविधाओं के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? जी, जेएनयू में स्पोर्ट्स का जो पूरा सिस्टम है वो काफ़ी हाशिए पर खड़ा है। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं। अभी आप अगर ग्राउंड्स जाकर देखेंगे तो ग्राउंड्स में सबसे पहली बात तो एक प्याऊ की व्यवस्था नहीं। वहाँ पर जो भी एथलीट खेलने आता है वो पानी पीने के लिए फैकल्टीज में जाता है। जी जी जी। और स्पेशली जैसे ओल्ड कैंपस में बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो आर्मी की ट्रेनिंग वाले भी हैं, तो वो लोग भी वहाँ पर रनिंग करने आते हैं। उसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्स हैं उस सब के कोचेज नहीं हैं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे गेस्ट फैकल्टी से भी लगाने पड़े, कोच की व्यवस्था की जाए, ताकि अगर कोच दक्ष, आपको पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर मिल जाएंगे, आपको सिखाने वाले द्रोणाचार्य जैसे गुरु मिल जाएंगे, तो अर्जुन बनना कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई अर्जुन और दक्ष अपने इस खेल में हो जाएगा। विश्वविद्यालय में बहुत सारी ऐसी योजनाएं होगी जो छात्रों के हित के लिए हैं।
किस किस प्रकार की योजनाएं हैं और छात्रों तक वो योजनाएं पहुंचे, आपकी क्या अप्रोच रहेगी? देखो, मैं हमेशा इस चीज़ों को लेकर प्रयासरत रहता हूँ, चाहे जो स्कॉलरशिप्स हो, इसको लेकर स्टूडेंट में अगर एक सीरियसनेस, गंभीरता नहीं आएगी तब तक वो लोग उनकी जो कहते हैं ना कि कार्य अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ें आती है, अगर उनका अधिकारों का यूज अगर वो नहीं लेंगे, प्रयोग नहीं लेंगे, तो उन्हें खुद की शक्तियों का पता नहीं चलेगा। तो विश्वविद्यालय बहुत सी ऐसी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाता है, चाहे एकेडमिक्स में हो, आपका रिजल्ट अच्छा रहे तो आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है। अब उस स्कॉलरशिप्स को लेकर भी स्टूडेंट अगर गंभीरता नहीं बरते तो फिर वो लगता है कि शायद हम लोग उसको लेकर सीरियस नहीं है। तो इनको लेकर लगातार जागरूकता को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। जी, इस सत्र में आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेगी? इस शैक्षणिक सत्र में मैं जिन प्राथमिकताओं के साथ मैं आया हूं, एक मैं चाहता हूं कि जो बाहर लाइब्रेरी कंसेप्ट चल रहा है, जो कमर्शियल वाणिज्यिक हो गया, एक हिसाब से देखा जाए कि महीने भर के लिए 600 से 1000 1200 रुपये फीस लेकर बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के जितने भी नियमित छात्र छात्रा हैं, उनके लिए विश्वविद्यालय में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करके 24/7 वहाँ पर वो पढ़ सकें, वहाँ पर वो रह सकें, अपनी पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर सकें। तो ये एक चीज़ डेवलप करना, ताकि वो विद्यार्थी उसी फीस में वहीं पर रहकर, क्योंकि जब हम फीस भरते हैं तो उसमें एक कॉलम रहता है लाइब्रेरी फीस, तो वो उसका सदुपयोग कहाँ होगा, कहीं हो नहीं रहा है, तो हम क्यों ना उस कंसेप्ट को अपना करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके उसको वहाँ पर पढ़ाना शुरू करें। एक बहुत बड़ी बात यह है कि युवा अवस्था जो है ऊर्जा वाली अवस्था होती है, जोश होता है, स्टडी होती है, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार विद्यार्थी जो होते हैं कुछ लोगों के लिए असुरक्षा का कारण बन जाते हैं, कुछ विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसके संदर्भ में आप जो छात्र और छात्राओं दोनों के लिए कुछ बताएं, क्या कुछ हो सकता है? देखो, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की जो संविदा की प्रणाली है, इसमें बहुत से गार्ड्स हैं, पर वो गार्ड्स धरातल पर कितने काम कर रहे हैं, इसको लेकर हम प्रयासरत हैं। क्योंकि बनने के बाद बाहर था और बीच में लगातार आना जाना हुआ, पर इनकी मीटिंग्स, इनकी व्यस्तताओं के कारण मैं जो जानकारी चाह रहा था शायद वो देने में लेट लतीफ़ी कर रहे हैं। तो हर फैकल्टी, हर इंस्टीट्यूट लेवल पर गार्ड्स की व्यवस्था है। और विशेष तौर पर मैं चाहता हूं कि केएन कॉलेज के पास में हम एक चीज़ डेवलपमेंट करके कि बाहर से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए बस स्टॉप हो, स्टिल बस स्टॉप हो, तो वहां पर बस से वो आसानी से आ जा सके, ट्रेवल कर सके। और दूसरी चीज़, जो गार्ड्स का कंसेप्ट है वो इसलिए, हालांकि केएन का जो अपना प्रीमिसेस है, परिसर अपने आप में अलग है और उसमें सुरक्षा को लेकर इतनी कोई चिंतित होने की बात नहीं है। मारवाड़ की वीर वीरांगनाएं हैं, तो अतीत ने, हमने इतिहास में बहुत सी चीज़ें देखी है। खैर, संघर्ष हम लोगों का सहोदर रहा है, तो हम इन चीज़ों से, विषमताओं से नहीं डरते हैं कभी, पर फिर भी वर्तमान स्थिति में सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो इसको लेकर, गार्ड्स को लेकर हम प्रयास करें। और मैं वीसी साहब को खास तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा, प्रशासन को, कि हर फैकल्टी इंस्टीट्यूट पर जितनी आवश्यकता हो, छात्रों के अनुपात में आप लोग जितनी आवश्यक हो उस अनुपात में गार्ड्स की तैनात करें। विद्यार्थियों के लिए विद्या अध्ययन बहुत ज़रूरी होता है, वो अपने बारे में चिंतित होते हैं, अपने भविष्य के बारे में चिंतित होते हैं। छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में आप भी चिंतित हैं। अगर हम बात करें, वाइस चांसलर की बात करते हैं या डीन, जो फैकल्टीज के डीन हैं उनकी बात करते हैं, वो भी चिंतित होते हैं विद्यार्थियों के बारे में। उनकी अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के भीतर वो हम लोगों की, विद्यार्थियों की जो आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं विद्यार्थी में जब असंतोष होता है तो वो लोग डिसिप्लिन्ड रहे और डिसिप्लिन्ड मैनर में अपने अधिकारों को प्राप्त करें या अपनी सुविधा को प्राप्त करें। इसके लिए जो अध्यक्ष आप हैं, तो आप उनके बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। आप क्या कुछ कर सकते हैं? देखो, मुझे ये लगता है कि किसी भी पद का सम्मान होना चाहिए जी। अगर कोई व्यक्ति, जैसे वाइस चांसलर है, अपने आप में बहुत बड़ा पद है, उसकी गरिमा होनी चाहिए। डीन हो, तो हम लोगों का विरोध दर्ज करने के लिए विद्रोह नहीं हो। हम हर बार विरोध के लिए विद्रोह की भावना रखें, ये बात ठीक नहीं है। हाँ, लगे कि शायद जितने प्रयास करने थे कर चुके और अब शायद लगता है कि यही रास्ता बचता है, उस स्थिति में आप विद्रोह करिए, बेशक करिए। आपकी ये उम्र है और इस उम्र में आप विद्रोह करना नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? और युवा अवस्था में तो मैं तो कहता हूँ खासतौर पर अपने विचारों पर लगाम कभी लगनी भी नहीं चाहिए। और युवा जितना वैचारिक रूप से बेलगाम होगा तभी आगे बढ़ पाएगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि युवा वर्ग खास तौर पर, जब उनमें असंतोष की भावना आए, छात्रों में असंतोष की भावना आए, पहले प्रयास करें आसानी से आपस में बैठकर कोऑर्डिनेशन करके हम लोग विषय को, जिस बात को लेकर बैठे हैं उस चीज़ को सुलझा लें। और अगर उस स्थिति में सुलझने की स्थिति नहीं बने, फिर विद्रोह का जब रास्ता बचता है तो उस विद्रोह में मैं भी उनके साथ खड़ा मिलूंगा। अरविंद सिंह भाटी जी, चलते चलते आपकी ओर से विद्यार्थियों के लिए कोई संदेश?
देखो, खास तौर पर मैं विद्यार्थियों के अलावा आज के युवा वर्ग सभी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि एक तो सोशल मीडिया के वॉरियर बनना बंद करें, क्योंकि हम लोग आज उस अवस्था में जी रहे हैं जहाँ पर हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपस में कमेंट पर लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। हम आज 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं और आज हमारे इस संभ्रांत समाज में, मानव समाज में इन चीज़ों की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं बचती। इसलिए एक तो आपस में जाति, धर्म, वर्ग विशेष पर लड़ना बंद करें, एक दूसरे के जाति का सम्मान करें। प्रभु ने आपको जिस जाति वर्ग में जन्म दिया है अपने महापुरुषों पर गर्व करें और आपस में सामंजस्य बिठाकर सौहार्द की भावना को बनाकर रखें और ये प्रयास करें कि मुझसे ऐसे क्या प्रयास हो जिससे मेरे राष्ट्र का नाम आगे बढ़े। इन्हीं प्रयासों के साथ सदैव आगे बढ़ते रहें। अरविंद सिंह भाटी, आप छात्र संघ अध्यक्ष हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में। विद्यार्थियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं की ओर से भी।